तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-65 अमन पहुंचा आर्मी हेडक्वार्टर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कुछ अमीरजादे दिल्ली के क्वीन बार में शराब पी रहे होते हैं, तभी उनमें से कोई नशे की हालत में क्वीन, जो कि उसी बार की आनती पर अभद्र टिप्पणी कर देता है, जिसके बाद सम्राट, जिसने उस पार्टी को होस्ट किया था, वहां से चुपचाप खिसक लेता है। सम्राट के निकलने के बाद सभी वहां से एक एक करके जाने लगते हैं। सबके चले जाने के बाद उस प्राइवेट रूम में केवल विकी ही बचता है, जो इस समय किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात कर रहा होता है। अब आगे खन्ना विला। अमन, जो डिनर करके कमरे में आ चुका था, न जाने किस गहरी सोच में डूबा हुआ था, को अचानक एक धुंधला सा दृश्य दिखाई पड़ता है। एक 17-18 साल का लड़का जो आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आ रहा होता है, दर्जन भर लोग जिन्होंने हथियार ले रखे थे से बिना किसी हथियार के लड़ रहा होता है। 2 मिनट से भी कम समय में उन सभी लोगों के गले की हड्डियां टूट जाती हैं और उन सभी की लाशें जमीन पर गिर जाती हैं। एक गहरी सांस लेकर अमन अपने माथे का पसीना पोंछता है और पास ही की खिड़की के सामने खड़े होकर रात के आकाश को देखने लगता है और दो शब्द अनायास ही उसके मुख से निकल पड़ते हैं, टेरर फोर्स। इस समय अमन की आंखों में एक भयानक गुस्सा दिखाई दे रहा होता है, जो कभी कभी ही, या कहें अगर तो शायद पहली बार ही, उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। वहीं इसी समय दूसरे कमरे में मेहिका, जिसने अभी भी मिकी माउस वाले कपड़े पहने हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, यार यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मास्टर दीनानाथ भी बिना कुछ बताए ही वापस चले गए। शादी वाले मामले पर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और ऊपर से डैड तो इस समय मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं। उनका अलग ही नाटक चल रहा है। अब मैं करूं तो करूं क्या। खैर छोड़ो, लगता है मुझे सिचुएशन देखकर के ही इस बार काम करना पड़ेगा। मेहिका, जो अभी लाइट ऑफ करके सोने जा ही रही होती है, को तभी अचानक कुछ याद आता है और वो टेबल से उठाकर एक लिफाफा जो इनविटेशन जैसा लग रहा था को ध्यान से देखने लगती है। मेहिका खन्ना, एक शानदार इनविटेशन कार्ड जिस पर उसी का नाम ऊपर लिखा होता है, सामने ही दिखाई पड़ता है। होस्ट विकी दत्त दूसरी ओर लिखा होता है। ओह, तो यह दत्त फैमिली से विकी होस्ट कर रहा है। चलो, कम से कम कुछ तो अच्छा देखने सुनने को मिला आज, वरना सुबह से बस मूड ऑफ करने वाली न्यूज ही मिल रही है। अभी मेहिका इनविटेशन कार्ड को पढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लग जाता है। मेहिका जो फोन उठाने जा ही रही थी, जब फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आते हुए देखती है तो उसकी आंखें अचानक छोटी हो जाती हैं, पर फिर भी वह कॉल अंततः उठा लेती है। माही मेरी जान, कैसी है तू? अब तो सीईओ बन गई है, हम लोगों को कहाँ याद रखेगी भाई तू अब। मेहिका, जिसने अभी फोन उठाकर कान पर लगाया ही था और हेलो बोलने जा ही रही होती है, को दूसरी तरफ से एक चहकती हुई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही न जाने क्यों पर अपने आप मेहिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काजू, तू तो मुझसे बात ही मत कर, ग्रेजुएशन के बाद अब याद आई है अपनी बेस्ट फ्रेंड की। यही होती है दोस्ती, है ना? मेहिका मुंह बनाते हुए बनावटी गुस्से के साथ फोन पर ही काजू यानी काजल का जवाब देते हुए कहती है, यार सॉरी यार बहन, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि क्या ही बताऊं अब। खैर यह सब छोड़, तू यह बता विकी का इनविटेशन आया कि नहीं तेरे पास? काजल मेहिका को जवाब देते हुए उससे सवाल करती है। हाँ आया तो है, मेहिका बस इतना ही जवाब देती है। तो तू आ रही है ना? कुछ कह नहीं सकती मेहिका थोड़ा गंभीर होकर इस बार काजल को जवाब देती है। अरे यार, क्या पुराने गिले सिकवे को बीच में लाकर अपना आज खराब करना। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे पार्टी में आना ही पड़ेगा और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, पार्टी में मिलते हैं, ओके बाय बाय। काजल थोड़ा ऑर्डर देने वाले लहजे में मेहिका से कहती है और मेहिका का जवाब सुने बिना ही फोन काट देती है। वहीं मेहिका, जिसने पहले ही पार्टी में जाने का सोच रखा था और सारी पुरानी बातें भूल चुकी थी, काजल के ऐसी बातें सुनकर अचानक से कुछ याद करने लग जाती है और उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। ऑक बाय बाय। मेहिका, जो काजल को बाय बोलकर फोन काटने जा ही रही होती है, दूसरी तरफ से अचानक फोन के कटने की आवाज सुनकर अपना सर हिला देती है। इस वक्त मेहिका के चेहरे पर एक हल्की स्माइल साफ साफ देखी जा सकती थी। फोन रखने के बाद मेहिका खुद में ही कुछ बड़बड़ाते हुए लाइट बंद करके सोने के लिए चली जाती है। सुबह का समय, खन्ना विला।
अमन जो सुबह सुबह ही उठ करके अपने हाथ में रेड कलर का बॉक्स लेकर निकल गया था, किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा होता है। वहीं जब गार्ड जो रॉयल सोसाइटी गेट पर पहरा दे रहे थे, जब अचानक अमन को इतनी सुबह वहां गेट पर खड़ा पाते हैं तो उनके तो डर के मारे हाथ पर ही फूल जाते हैं। दरअसल अमन द्वारा रॉयल सोसाइटी के 2 गॉड्स को पीटने और स्पेशल टीम के लीडर जोरावर सिंह से बराबरी की फाइट की वजह से अमन रॉयल सोसाइटी गार्ड्स टीम के बीच काफी फेमस हो गया था, जिसके कारण गार्ड उससे थोड़ा बहुत डरने भी लगे थे। और सिक्योरिटी हेड धीरेन्द्र कुमार का भी साफ साफ ऑर्डर था कि अमन को कोई भी नाराज करने की गलती कभी ना करे। यही कारण था कि गॉड्स जब अमन को इतनी सुबह सुबह सोसाइटी गेट पर देखते हैं तो घबरा जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गॉड्स अमन को देखते हुए उसे ग्रीट करते हैं। वहीं अमन उनका जवाब देते हुए केवल हाँ में सिर हिला देता है और सामने शानदार से दिखने वाले सुनहरे रंग के गेट को देखने लगता है। कहीं जाना है सर, आपको गेट खोल दूं मैं? एक गार्ड आगे आकर विनम्रता के साथ अमन से पूछता है। गेट। अभी अमन उस गार्ड को कुछ जवाब देने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने के शानदार सुनहरे गेट के बगल में थोड़ी सी जगह पर पड़ती है, जिसमें से एक आदमी आराम से गुजर सकता था। उस जगह को देखकर जहां से अभी अभी एक आदमी जिसने अमन की ही तरह के सादे सामान्य से कपड़े पहन रखे थे प्रवेश किया था कि और अमन बिना कुछ कहे बढ़ जाता है। वहीं जब बाकी गार्ड अमन को उस छोटे से रास्ते की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके माथे से पसीना बहने लगता है। अरे यार, यह सर इतने अजीब क्यों है? गुड मॉर्निंग का जवाब दो हल्का सा सिर हिला लाकर ऐसे दिया जैसे बहुत ही प्राउड व्यक्ति हो और अब उसे छोटे से रास्ते की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि कोई प्राइड ही ना हो। और बाकी दूसरे साहब तो उस रास्ते की ओर एक बार देखते तक नहीं है। वही अमन जो बाकी गार्ड की सोच से बिल्कुल अनजान उस रास्ते की ओर ही बढ़ रहा होता है कि तभी देखता है कि अचानक से 5-6 गार्ड उसके साइड में खड़े हो गए हैं और 3-4 गार्ड्स ने तो तुरंत सुनहरे रंग का गेट भी खोलना शुरू कर दिया है। सर आप उधर से मत जाए, एक गार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए अमन से कहता है। क्यों? अमन आंखें छोटी करते हुए उस गार्ड से सवाल करता है। सर दरअसल वो रास्ता सर्वेंट के लिए है जो यहाँ पर घरों में काम करने आते हैं। सर्वेंट्स के लिए? अमन उनकी बात रिपीट करते हुए कंफ्यूजन में उनकी ओर देखने लगता है। सर प्लीज आप उधर से मत जाए, गेट खोल दिया गया है, इधर से जाए, एक दूसरा गार्ड सुनहरे गेट की ओर इशारा करते हुए अमन के कंफ्यूजन वाले भावों को इग्नोर करके उससे पोलाइटली कहता है। वहीं अमन जो पहले ही थोड़ी जल्दी में था उन लोगों से और किसी भी प्रकार की बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और तुरंत उन गॉड्स की ओर देखता है और अपना सर हिलाकर उनकी आंखों के सामने तेजी से चलता हुआ उस छोटे से गेट से होता हुआ निकल जाता है। वहीं अमन के इस कदम से वहां पर खड़े सभी गॉड्स हल्के हैरानी वाले भावों के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं और बिना एक दूसरे से कुछ भी कहे चुपचाप फिर से जाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खन्ना विला में सभी लोग इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आपके होने वाले लाडले जमाई राजा कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अमन को वहां ना देखकर मिहिका व्यंग्य के साथ अपने पिता और दादाजी की ओर देखकर कहती है। वही रामकृष्ण खन्ना और शौर्य खन्ना जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे, मिहिका को अनदेखा करके चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। सच बात तो यह थी कि अभी भी उन्हें अमन के ओरिजिन के बारे में ठीक ठाक कोई जानकारी नहीं थी, बस वह अमन इसलिए अधिक भाव दे रहे थे क्योंकि यह आचार्य सुखदेव से संबंधित था। वहीं दूसरी तरफ इसी समय आर्मी हेडक्वार्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग चल रही होती है जिसमें आर्मी के कई हाई ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। हमारे देश के आसपास के बॉर्डर के पास टेरा फोर्स की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। सूचना मिली है कि वे लोग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, कर्नल सिन्हा एक शांत मगर गहरी आवाज में कहते हैं। इस समय 20-25 लोगों से भरा वह कमरा कर्नल सिन्हा के बात खत्म करते ही इतना शांत हो जाता है कि जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। कर्नल सिन्हा सभी के गंभीर चेहरे को देखने के बाद अपनी बात आगे कहना जारी रखते हैं और कुछ सूत्रों से जो कि पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं से यह भी जानकारी पता चली है कि इस बार उनका निशाना मार्शल आर्ट कंपटीशन में हस्तक्षेप करना और खोई हुई बायोचिप को वापस ढूंढना है। क्या सभी मीटिंग में बैठे ऑफिसर जब सुनते हैं कि टेरा ग्रुप आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन में हस्तक्षेप करना चाहता है तो उनकी आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन जैसे ही अगले ही पल वे सभी बायोचिप का नाम सुनते हैं तो अचानक से ही उन सभी के चेहरों के भाव बदल जाते हैं और गुस्से के मारे उन सभी की मुट्ठियां कस जाती हैं। वही अमन भी अब तक उस रेड बॉक्स को, जो वास्तव में वही रेड बॉक्स था जिसे खुद जनरल आर.डी. शर्मा ने मास्टर सक्सेना को अमन को देने के लिए बोला था, लेकर आर्मी हेडक्वार्टर के गेट के बाहर पहुंच चुका था।
इसे मैंने इतनी बार खोलने की कोशिश की थी पर यह कभी नहीं खुला। खैर चलो आज इसके खुलने का वक्त आ ही गया है। वास्तव में सच बात तो यह थी कि अमन ने मार्शल मास्टर बनने के बाद इस बॉक्स को खोलने की कभी कोई कोशिश नहीं की, वरना मार्शल मास्टर की पावर के आगे यह बॉक्स तो कुछ भी नहीं है, ऐसा अमन को जरूर लगता था। लेकिन फिर भी अमन ने अपने संदेह को पूरा करने के चक्कर में इसे खोलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि जाते वक्त मास्टर सक्सेना ने उससे साफ साफ कहा था कि वह इसे आर्मी हेडक्वार्टर में ही ले जाकर खोले। इस बॉक्स को देखते हुए अमन गेट पर पहुंच चुका था और अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे 4 आर्मी के जवान गेट पर ही रोक देते हैं। अब आगे क्या होगा, कौन है ये टेरा ग्रुप के लोग जिनकी वजह से आर्मी की इमरजेंसी मीटिंग रखनी पड़ी है? क्या है ये बायोचिप जिसका नाम सुनकर सभी आर्मी ऑफिशियल्स गुस्से में आग बबूला हो गए थे? और क्या है अमन के इस रेड बॉक्स में जिसे खुद आर्मी के जनरल RD शर्मा ने अपने हाथ से उसके मास्टर सक्सेना को दिया था? कैसे जाएगा अमन आर्मी हेडक्वार्टर में जबकि उसे इस समय तो 4 आर्मी जवानों ने रोक रखा है? कौन है यह विकी दत्त जो होस्ट कर रहा है इतनी बड़ी पार्टी? क्या होने वाली है पार्टी में मुलाकात ज्योति शाह और मिहिका खन्ना की? 66 आर्मी हेडक्वार्टर में बजा इमरजेंसी सायरन। अब आगे सर, क्या हमें अपने एजेंटों को सक्रिय कर देने चाहिए? मीटिंग में ही बैठा एक ऑफिसर जिसका नाम तोपजी था थोड़ा हिचकिचाते हुए कर्नल सिन्हा से सवाल करते हुए कहता है। वहीं कर्नल सिन्हा जैसे ही उस ऑफिसर का सवाल सुनते हैं वह उसे ऐसे दिखते हैं जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। क्या तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी? कर्नल सिन्हा उस ऑफिसर की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं। सर, वो अभी वह ऑफिसर कुछ कहने जा ही रहा होता है कि तभी कर्नल सिन्हा उसे होंठ के इशारे से चुप कर देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ भरे पड़े हैं आर्मी में, कर्नल सिन्हा मन ही मन में खुद से कहते हैं और सभी को एक्सप्लेन करने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस बार टेरा फोर्स का मकसद मार्शल आर्ट कंपटीशन में हस्तक्षेप करना और बायोचिप को ढूंढना है। इसका क्या मतलब हुआ? कर्नल सिन्हा सभी की ओर देखते हुए शांति से पूछते हैं। सर, इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार टेरा फोर्स के लोग काफी स्ट्रांग लोगों को भेजने वाले हैं। मीटिंग में ही बैठा एक ऑफिसर जवाब देते हुए कहता है। केवल स्ट्रांग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कर्नल सिन्हा एक गहरी सांस लेकर सभी की ओर देखते हुए कहते हैं। सर, हमारी भी एलीट फोर्स किसी से कम नहीं है, हम उन्हें बॉर्डर्स पर ही मार गिराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, एक दूसरा ऑफिसर थोड़ा जोश के साथ कहता है। इस बार उनके साथ कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स भी आने वाले हैं। वो ऑफिसर जो अभी आगे कुछ और भी कहने जा ही रहा होता है कि शब्द कर्नल सिन्हा की बात सुनकर अचानक उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और उसका पूरा जोश ठंडा पड़ जाता है। इस समय उसके हल्के हल्के कांपते हुए हाथों को देखकर साफ साफ उसके डर का अंदाजा लगाया जा सकता था। वही कमरे में बैठे बाकी ऑफिसर्स जब कर्नल सिन्हा के मुंह से मार्शल आर्टिस्ट शब्द सुनते हैं तो उन लोगों को तो ऐसा लगता है मानो आसमान की बिजली सीधा उन पर ही आकर गिर पड़ी हो। इस समय वह पूरा कमरा जिसमें ऑफिसर्स आपस में एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे होते हैं अचानक इतना शांत हो जाता है मानो वहां कोई मौजूद ही ना हो। इस समय यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली ऑफिसर पूजा शर्मा के भी आंखों में जटिल भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। वही पूरे कमरे में तो इस समय हांफने की आवाज तो साफ साफ सुनी जा सकती थी। कर्नल सिन्हा, जिन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि उनके सच बताने के बाद क्या कंडीशन होगी, सबकी तरफ देखकर अपना सर बस हाँ में दिला देते हैं। आप सबको इतनी अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना काम बस ठीक से करें। सूचना ऑलरेडी ऊपर के अधिकारियों को पहुंचा दी गई है और सबसे जरूरी बात यह मत भूलिए कि हमारे पास भी 4 सीक्रेट फोर्सेस हैं जिनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती। वही बाकी सब जैसे ही 4 सीक्रेट फोर्सेज का नाम सुनते हैं अचानक उन सभी की आंखों में चमक आ जाती है और उन सभी का डर उनके चेहरों पर से ऐसे गायब होता है जैसे वे लोग कभी जानते ही ना हो कि डर क्या होता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी संदिग्ध मिले तो उसकी सूचना तुरंत अपने कमांडिंग अधिकारी को दें और यदि बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो तो तुरंत हेडक्वार्टर को सूचित करें। मीटिंग इज ओवर, डिसमिस। कर्नल सिन्हा का ऑर्डर मिलते ही तुरंत सभी मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं और कर्नल सिन्हा को सैल्यूट करके उस मीटिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। पूजा, अनिकेत और राघव, तुम तीनों अभी यही रुको। वही पूजा, अनिकेत और राघव जो सभी ऑफिसर्स के साथ बाहर जा ही रहे होते हैं अचानक अपना नाम सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन वे तुरंत ही ऑर्डर को फॉलो करते हुए कर्नल सिन्हा के दोनों तरफ चुपचाप बैठ जाते हैं। तुम तीनों को क्या लगता है क्यों टेरा फोर्स अपने एलिट मेंबर्स को इंडिया भेज रहा है? सर, मुझे नहीं लगता कि
टेरा फोर्स केवल बाउचिप के लिए अपने एलिट मेंबर्स यहां भेजेगा, और जहां तक बात है मार्शल आर्ट कंपटीशन की, तो वह तो आप भी जानते हैं कि एशियंट फैमिलीज किसी को भी उसमें यानी कि मार्शल आर्ट कंपटीशन में थोड़ी सी भी छेड़खानी नहीं करने देंगे। मुझे लगता है बाउचिप और मार्शल आर्ट कंपटीशन के अलावा भी उनका कोई गहरा मकसद है इस बार इंडिया आने का। अनिकेत अपनी बात समाप्त करता है और अपने सामने बैठी खूबसूरत लड़की जो और कोई नहीं पूजा शर्मा ही होती है की ओर देखने लगता है। वही पूजा तो अनिकेत की तरफ देखती तक नहीं, बस उसकी बात सुनकर केवल हाँ में सिर हिला देती है। वही कर्नल सिन्हा जब अनिकेत का विश्लेषण सुनते हैं तो वह भी हाँ में सर हिला देते हैं। और तुम दोनों? कर्नल सिन्हा पूजा और राघव की ओर देखकर सवाल करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, राघव एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है। मुझे भी। बगल में बैठी पूजा सबकी नजरें खुद पर देखकर बस इतना ही जवाब देती है। तीनों से थोड़ी देर और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के बाद कर्नल सिन्हा उन तीनों को भी कमरे से बाहर भेज देते हैं। इस समय उन तीनों को बाहर भेजते हुए कर्नल सिन्हा के चेहरे पर अजीब भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? उन तीनों के चले जाने के बाद कर्नल सिन्हा एक खींच के साथ खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहते हैं, इतना सब क्या काम था जो इन तीनों को भी मेरे सिर पर ही लाकर बिठा दिया गया मेरा खून पीने के लिए। अच्छा हुआ मैंने पहले ही ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के लेवल को अचीव कर लिया, नहीं तो भगवान जाने मैं कैसे इन तीनों को कैसे हैंडल करता। वही मीटिंग वाले कमरे के बाहर पूजा, जिसका पूरा नाम पूजा शर्मा है, अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कॉम्बैट हॉल की तरफ जा रही होती है। पूजा शर्मा की बात की जाए 5 फीट 9 इंच की हाइट, गोरा रंग, सुरही जैसी गर्दन, पतली कमर, झील जैसी आंखें और गुलाबी होंठ। शून्य फिगर में यह लड़की जो देखने में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगती, अगर आर्मी यूनिफॉर्म में ना होती तो लोग जरूर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस या कोई फेमस मॉडल समझ लेते। आर्मी में मेजर की पोस्ट पर यह लड़की देखने में जितनी छुई मुई और मासूम लगती है, असलियत में उसकी बिल्कुल उलट किसी रॉकेट लॉन्चर से कम नहीं है। 25 वर्ष से भी कम एज में मेजर की रैंक पर पहुंचने वाली यह लड़की पूरे भारत के यंगेस्ट आर्मी ऑफिसर की लिस्ट में टॉप 3 में आती है। 10 से भी ज्यादा डेडली मिशन को 100% सक्सेस रेट के साथ पूरा करने वाली यह लेडी ऑफिसर मात्र 2 वर्ष में लेफ्टिनेंट से मेजर बनी है, जो आज के इस जीनियस ईरा में भी एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। पूजा मेरी बात तो सुनो। अनिकेत जो अभी अभी अपनी फोन कॉल खत्म करके राघव के पास वापस आया था, थोड़ी दूर से ही पूजा शर्मा को आवाज देते हुए कहता है। वही पूजा शर्मा जिसके दिमाग में इस समय पता नहीं क्या चल रहा होता है, जब अचानक से किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है तो उसकी आंखें अपने आप छोटी हो जाती हैं। मिस्टर अनिकेत, डोंट यू थिंक दैट यह एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है अपने साथी ऑफिसर से बात करने का? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जो आप मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं? प्लीज मुझे आगे से मेजर पूजा या मिस पूजा ही कहें। पूजा पीछे पलटते हुए अनिकेत की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातें समाप्त करती है और अनिकेत को आवाज छोड़कर बिना पीछे पलटे निकल जाती है। मिस्टर अनिकेत, मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी चली जाएगी। राघव जो हल्की से स्माइल के साथ पूरा ड्रामा देख रहा होता है, अनिकेत का कंधा थपथपाते हुए उससे मुस्कुराते हुए कहता है, और वह भी वहां से और कुछ कहे बिना चुपचाप निकल जाता है। वही अनिकेत तो अभी भी बस उसी दिशा की ओर तब तक देखता रहता है जब तक मेजर पूजा वहां से पूरी तरह से दिखाई देना बंद नहीं हो जाती। मन ही मन में कुछ प्लान करके अपनी जीभ से होंठों को चाटने के बाद अनिकेत एक आखिरी बार उस दिशा की ओर देखता है जिधर मेजर पूजा शर्मा गई थी, और फिर वह भी वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की जिसने ब्लू जीन्स के ऊपर लॉन्ग कोट डाल रखा था और चेहरे पर अजीब सा मास्क लगा रखा था, किसी सुनसान खंडहर जैसे इलाके के पास किसी का इंतजार कर रही होती है। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद एक व्यक्ति जिसका चेहरा पूरी तरह से नकाब में ढका हुआ था वही अंधेरे में प्रकट होता है। 942 वह नकाब वाला व्यक्ति जो काफी सावधान लग रहा था लॉन्ग कोट वाली लड़की जिसने मास्क लगा रखा होता है की ओर देख करके कहता है। ब्लैक क्राउन वह मास्क वाली लड़की भी नंबर्स का जवाब देते हुए अपना कोड बताती है। जो भी जानकारी मिली हो जल्दी से मुझे उसके डॉक्यूमेंट दे दो, और हाँ यह लो अपन पूरे पैसे, इसमें पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। एक बैंक का कार्ड आगे बढ़ाते हुए वह मास्क वाली लड़की जो और कोई नहीं हिमांशी कौर ही थी अभी अभी वहां पर आए उस व्यक्ति से कहती है। वही वह व्यक्ति जो अभी अभी वहां अंधेरे में किसी भूत की तरह प्रकट हुआ था हिमांशी कौर की बात का कोई जवाब नहीं देता और बस हिमांशी को ही ध्यान से देखने लगता है।
हिमांशी कौर, जो अभी भी उस व्यक्ति के खामोश रहने का कारण नहीं समझ पाई थी, कुछ कहने जा ही रही होती है कि तभी उसे अपनी ओर उड़कर कुछ आता हुआ महसूस होता है, जिसे देखकर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसके शरीर से एक भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ता है। अभी हिमांशी, जो सामने वाले पर अटैक करने जा ही रही होती है, अचानक से कुछ देखती है और रुक जाती है। एक छोटा सा कार्ड, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसके हाथ में इस समय मौजूद है, उसकी तरफ ही उड़कर आ रहा होता है। कार्ड को आसानी से हाथ से पकड़ने के बाद हिमांशी, जिसने अपना किलिंग इंटेंट वापस ले लिया था, कंफ्यूजन के साथ सामने की दिशा में उस नकाबपोश व्यक्ति की ओर देखने लगती है। वहीं सामने खड़ा नकाबपोश व्यक्ति जब हिमांशी के भयानक किलिंग इंटेंट, जो किसी को धूप में भी ठंड से कांपने पर मजबूर कर देगा, एहसास करता है, तो यहाँ तक कि वह, जो खुद एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, कि भी सीने की धड़कनें तेज हो जाती है और आंखों में हल्का डर दिखाई देने लगता है। मिस, आप नाराज ना हो, इस कार्ड में वो पैसे हैं जो आपने पहले एडवांस में पेमेंट की थी। क्योंकि हमने आपका काम नहीं किया है, इसलिए हम आपसे यह पैसा नहीं ले सकते हैं। वह नकाबपोश व्यक्ति हिमांशी की तरफ देखते हुए उससे कहता है। और इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि हम कोई भगवान नहीं है, हमारी भी काम करने की एक सीमा है। आपके द्वारा दी गई फोटो के बारे में काफी ढूंढने के बावजूद भी कुछ भी नहीं पता चला, जैसे कि मानो वह व्यक्ति इस जहां का निवासी ही ना हो। वह नकाबपोश व्यक्ति अपने भावों को सामान्य करते हुए शांति से कहता है। वहीं हिमांशी जब नकाबपोश व्यक्ति का एक्सप्लेनेशन सुनती है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन इसके बाद भी वह कोई माफी वगैरह नहीं मांगती और अंधेरे में ही वहां से ऐसे गायब होती है जैसे कि वह वहां पर कभी मौजूद ही ना रही हो। इस समय की हिमांशी कौर उस समय से बिल्कुल अलग थी जब वह अमन से मिली थी। अगर अमन इस समय हिमांशी को ऐसे देखता तो उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। हिमांशी के वहां से चले जाने के बाद वह नकाबपोश व्यक्ति, जो खुद एक खतरनाक इंसान था, एक राहत की सांस लेता है और मन ही मन में खुद से कहता है, आजकल मार्शल अलायंस से ज्यादा खतरनाक तो सामान्य दिखने वाले मार्शल आर्टिस्ट हैं। इस लड़की के फेमिनिन ऑरा से साफ साफ पता चल रहा है कि यह लड़की अभी 30 की भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा किलिंग इंटेंट। वही आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर अमन, जिसे आर्मी के जवानों ने रोक रखा था, उसके समझाने के बावजूद अमन को अंदर जाने नहीं देते। लड़के, तुझे एक बार बता दिया है ना कि बिना परमिशन डॉक्यूमेंट के आम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो तू क्यों अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहा है? एक जवान थोड़ा खींच के साथ अमन को डांटते हुए कहता है। वही अमन, जो कई बार उन जवानों को समझा चुका था कि उसे ब्रिगेडियर मनोज तिवारी से मिलना है, का उन जवानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या यह लड़का हमें बेवकूफ समझता है कि अगर यह बोल देगा कि इसे ब्रिगेडियर तिवारी जानते हैं तो हम मान लेंगे? इस समय गेट पर खड़े सभी जवानों के मन में बस यही विचार आ रहा होता है। वही अमन, जो कई बार गेट पर खड़े जवानों को समझा चुका था कि उसे अंदर जाने दे, का पेशेंस भी अब जवाब दे रहा होता है। दरअसल सच बात तो यह थी कि अगर यह आर्मी बेस नहीं होता और अमन को अपनी पावर और आइडेंटिटी सीक्रेट नहीं रखनी होती, तो अब तक सामने खड़े जवान, जो अभी फाइटर लेवल पर भी नहीं पहुंचे थे, कब घुटनों पर आ जाते उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। अमन जब देखता है कि उसे ऐसे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तो वह मजबूरन रेड बॉक्स बाहर निकलता है और अपने सामने खड़े जवानों की ओर देखते हुए बॉक्स को ब्रिगेडियर मनोज तिवारी तक पहुंचाने के लिए बोलता है। वहीं जब गेट पर खड़े जवान अमन की बात सुनते हैं, तो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उस बॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक जांच करते हैं और फिर उसे ब्रिगेडियर तिवारी के पास भेजने लगते हैं। रेड बॉक्स को अंदर जाता हुआ देखकर अमन, जिसने एक राहत की सांस ली ही थी, को अचानक एक सायरन की आवाज, जिसने पूरे आर्मी बेस में अफरा तफरी मचा दी थी, सुनाई पड़ती है। सायरन की आवाज सुनते ही गेट पर खड़े जवानों के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं और वह सभी तुरंत इमरजेंसी बटन दबाकर गेट क्लोज कर देते हैं और एक साथ सरपट अंदर की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह लो बच्चे, इस बॉक्स को लेकर बाद में आना। एक जवान मुड़कर के तुरंत रेड बॉक्स को बंद होते हुए गेट से अमन की ओर उछाल देता है और फिर से मुड़कर तुरंत बेस की ओर दौड़ पड़ता है। अब आगे क्या होगा? क्या है यह 4 सीक्रेट फोर्सेज? कौन है यह तीनों? मेजर अनिकेत, राघव और पूजा शर्मा। और क्यों है यह तीनों इतने खास? किससे मिलने आई थी हिमांशी कौर उस सुनसान सी जगह पर और किसके बारे में जानकारी निकलवा रही है वह? कौन है ब्रिगेडियर मनोज तिवारी? क्या वह जानता है इस रेड बॉक्स का रहस्य? क्या हो गया है आर्मी हेडक्वार्टर में? क्यों इमरजेंसी सायरन बजाया गया वहां पर? क्या इस मुसीबत में अमन मदद करेगा हेडक्वार्टर के अंदर जाकर? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ द हेवनली मार्शल जीनियस 67 ब्लैक पैंथर का अटैक। अब आगे अमन, जो इस समय अपने हाथ में रखे हुए रेड कलर के बॉक्स को देख रहा होता है, मन में ही सोचते हुए खुद से कहता है,
ये लो अब यहाँ पर भी एक तमाशा हो गया, पता नहीं क्यों जब भी मैं कुछ करता हूँ या कहीं जाता हूँ चीजें आसानी से क्यों नहीं हो जाती। वहीं आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर इस समय पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लोग जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं इस समय यदि ध्यान से देखा जाए तो यह बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही थी कि सभी भागने वाले लोग एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं, जो कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लिया करते थे। एक ब्लैक पैंथर जिसकी हाइट कम से कम 5 फीट तो रही ही होगी, उन सभी जवानों के पीछे तेजी से दौड़ रहा होता है। हे भगवान, यह खतरनाक ब्लैक पैंथर पिंजरे से कैसे आजाद हो गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही मिनट में यह हमारे पास आ जाएगा। एक जवान जो उसी भीड़ में भाग रहा था अपने साथी मित्र से कहता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इमरजेंसी सायरन बजाने के बाद भी अब तक कोई मदद क्यों नहीं आई या कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं पहुंचा यहाँ पर। वहीं उस जगह से थोड़ी दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े दो लोग इस समय इस पूरी घटना को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। सर, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यह बच्चे जो अभी फाइटर लेवल के पीक पर भी नहीं पहुंचे, इनका सामना इस खतरनाक ब्लैक पैंथर से करवाना ठीक है? अधेड़ उम्र का व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति से थोड़ा चिंतित स्वर में कहता है। तिवारी, यह आर्मी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। और जहां तक रही बात इस खतरनाक ब्लैक पैंथर की, तो मैं तुम्हें यह गारंटी दे सकता हूं कि किसी भी सोल्जर की इसमें जान नहीं जाएगी। बूढ़ा व्यक्ति तिवारी को जवाब देते हुए सख्त चेहरे के साथ कठोर आवाज में कहता है। वहीं भाग रहे वह सभी लोग इस समय बस यही सोच रहे थे कि इमरजेंसी सायरन बजने के बाद अभी तक कोई हेल्प क्यों नहीं आई, और इसके अलावा कोई भी सोल्जर इस समय उस ब्लैक पैंथर का डटकर सामना करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वह जानवर था ही इतना भयानक। तभी उस भीड़ के अंदर से एक आवाज जिसमें फूट फूट कर जोश भरा हुआ था सभी को अपने कानों में सुनाई देती है। साथियों, इस तरह भागने से कुछ भी नहीं होगा, और हम बहुत अधिक देर तक ऐसे दौड़ भी तो नहीं सकते हैं। हमें पलटकर इस ब्लैक पैंथर का सामना करना ही होगा, वरना एक एक करके हम सभी यहाँ मारे जाएंगे। और क्या आप सभी लोग भूल गए हैं कि हम कौन हैं? हम इंडियन आर्मी से हैं, जो कभी पीछे नहीं हटते। जैसे ही सभी जवान उस सोल्जर के तार्किक और जोश से भरी बातें सुनते हैं, उन सभी की मुट्ठियां कस जाती हैं और उन सभी के शरीर से एक मजबूत इच्छा शक्ति फूट पड़ती है और उनकी पीठ तुरंत ही एक साथ घूम जाती है और वे सभी उस खतरनाक बीस्ट की दिशा में देखने लगते हैं। हालांकि डर इस समय भी उनके हृदय के अंदर मौजूद था, परंतु उन्होंने अपने डर को अपने दिल में ही दबा दिया। वह सोल्जर जिसने सबके अंदर जोश जगाया था इस समय तक भीड़ से निकलकर बाहर आ चुका था। वहीं जब बाकी के जवानों ने उस आर्मी ऑफिसर को देखा जिसके कहने पर वह सभी यहाँ उस खतरनाक बीस्ट से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, तो उन सभी के चेहरे के भाव एक साथ अजीब से हो गए। दरअसल अभी अभी जो लड़का सामने से निकाल कर आ रहा था उसकी 6 फीट की हाइट तो बहुत शानदार थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गंभीर बीमारी का मरीज सामने से चलकर आ रहा हो, जो शायद ज्यादा तेज हवा चलने पर उड़ ही जाए। वहीं अब तक ब्लैक पैंथर भी वहां पर आ चुका होता है, जिसकी आंखों में हत्या का इरादा इस समय साफ साफ देखा जा सकता था अपने सामने। जब उन आर्मी ऑफिसर्स ने इतने खतरनाक बीस्ट को हत्या के इरादे के साथ अपनी ओर घूरते हुए देखा तो उन सभी के माथे पर ठंडा पसीना अपने आप आ गया। उस पतले दुबले आर्मी सोल्जर जिसने सबके अंदर खूब उत्साह भरा था और बड़ी बड़ी बातें की थी, जब खतरनाक बीस्ट को देखता है तो उसका चेहरा तो डर के मारे पीला ही पड़ जाता है, लेकिन यह बात अलग है कि उसकी आवाज में उसका डर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। अभी सब लोग जो उस खतरनाक ब्लैक पैंथर को देख रहे होते हैं को तभी एक जोश से भरी आवाज सुनाई देती है। यूनिटी आइस। इस आवाज को सुनते ही सभी लोगों के मुंह से अवचेतन रूप से अपने आप निकल आता है, स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस समय यह नारा जो आर्मी का बिल्कुल सामान्य सा नारा था, अचानक उस स्थान पर गूंज उठता है। वह सभी सोल्जर जो अभी इस नारे को तेज आवाज में लगा ही रहे होते हैं के चेहरों के भाव तब अचानक बदल जाते हैं जब वह देखते हैं कि सामने खड़े ब्लैक पैंथर पर उनकी बातों का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसके उल्टा उसका गुस्सा उनके चिल्लाने की वजह से जरूर बढ़ गया। साथियों, अटैक। वही वह पतला दुबला सोल्जर जो अब तक उन सभी का लीडर बन चुका था, जब देखता है कि ब्लैक पैंथर उन पर अटैक करने जा रहा है तो वह उन सभी को चिल्लाते हुए ब्लैक पैंथर पर ही अटैक करने को कहता है। वहीं बिल्डिंग पर खड़े हुए दोनों लोग जब इस बढ़ते हुए घटनाक्रम को देखते हैं तो वे दोनों बस हल्का सा अपना सिर हिला देते हैं। नॉट बैड। बूढ़ा व्यक्ति अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सामने के दृश्य को देखकर कहता है। तो क्या इसमें से किसी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने सीक्रेट फोर्स के लिए? अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो और कोई नहीं ब्रिगेडियर मनोज तिवारी ही थे, गंभीरता के साथ बूढ़े व्यक्ति से सवाल करते हैं।
लेकिन ब्रिगेडियर का सवाल सुनकर के बाद भी वह बूढ़ा व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, बस सामने का दृश्य देखता रहता है। अभी वे दोनों लोग बिल्डिंग पर खड़े होकर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वह अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उन दोनों की ही आंखें हैरानी के मारे चौड़ी हो जाती हैं। इस वक्त चाहे वह ब्रिगेडियर मनोज तिवारी हो या वह अनजान बूढ़ा व्यक्ति जो सीक्रेट फोर्सेज से संबंध रखता था, दोनों के ही चेहरों पर साफ साफ आश्चर्य के भाव देखे जा सकते थे। यही हाल इस समय उन भीड़ में खड़े लोगों का भी था जो जवानों से पूरी तरह भरी हुई थी। इन सभी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हो गया उनकी आंखों के सामने। इस समय उन सभी को ठगा हुआ जैसा महसूस हो रहा था। फ्लैशबैक। साथियों, अटैक। उस पतले दुबले आदमी ने जैसे ही यह शब्द अपने मुंह से बोले, सभी लोगों ने तुरंत उस ब्लैक पैंथर की ओर दौड़ लगा दी। वही वह दुबला पतला सोल्जर जो भीड़ में सबसे आगे दौड़ रहा था, कब भीड़ में सबसे पीछे चला गया किसी को पता ही नहीं चला। अगर बात केवल यहीं तक होती कि वह दुबला पतला सोल्जर भीड़ में पीछे खड़े होकर लड़ेगा तब भी बात ठीक थी, लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब वह पतला दुबला सोल्जर उल्टी दिशा में, यानी कि उस दिशा में जिस दिशा में वह लोग पहले भाग रहे थे, भागने लगा। फ्लैशबैक एंड। काया कहीं के दुबले पतले सोल्जर को मैदान छोड़कर भागते हुए देखकर सभी ने चिल्लाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तब तक वह दुबला पतला सोल्जर उनकी नजरों के सामने से ओझल हो गया था। वहीं दुबले पतले सोल्जर के मैदान छोड़ते ही अचानक उन सभी को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ और अपने सामने खड़े खतरनाक ब्लैक पैंथर को देखकर उनका पूरा जोश ठंडा पड़ गया और उनकी फाइटिंग स्पिरिट भी जो पहले उनके पीक पर थी काफी कमजोर हो गई। वहीं इस घटना से थोड़ी दूर पर तीन लोग जिनकी गति इस समय आम लोगों से काफी तेज थी, इसी ब्लैक पैंथर की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। वहीं खड़ा ब्लैक पैंथर जो इस समय सभी लोगों की फाइटिंग स्पिरिट से प्रेशर फील कर रहा था और अटैक करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, फाइटिंग स्पीड के कमजोर होते ही तुरंत बिजली की गति से उन पर हमला करता है। अचानक 5-6 आर्मी के जवान जो इस वक्त हवा में उड़ रहे होते हैं, अचानक जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरते हैं। उन सभी के मुंह पर लगा हल्का सा खून देखकर उनकी चोट का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था। बिल्डिंग पर खड़े दोनों लोग जिनके चेहरे पर से इस वक्त मुस्कान गायब हो चुकी थी, निराशा में अपना सिर हिला देते हैं। बेकार। बूढ़ा व्यक्ति सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, लेकिन उसके चेहरे की हल्की स्माइल साफ साफ उसके अभिनय को दिखा रही होती है। वही ब्रिगेडियर मनोज तिवारी के चेहरे पर इस समय हल्का गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। कोई अपने साथियों को धोखा देकर उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर भाग कैसे सकता है, वह भी केवल इसलिए ताकि अपनी जान बचा सके। बूढ़ा व्यक्ति मनोज तिवारी की ओर देखकर कहता है, जिसके जवाब में ब्रिगेडियर साहब बस अपने दांत पीस कर रह जाते हैं। तिवारी, यहाँ के ऑफिसर्स तो बड़े बहादुर निकले। नॉर्थ हेडक्वार्टर के बारे में मुझे लगता है वे सभी अफवाहें सही ही है। यहाँ के लोग सच में बहुत अधिक बहादुर हैं, जो कि काबिले तारीफ है। बूढ़ा व्यक्ति जो पता नहीं दुबले पतले व्यक्ति के बारे में यह कहते हुए व्यंग कर रहा था या सामने अभी इतनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे जवानों की तारीफ कर रहा था, समझ में नहीं आता है। वहीं ब्रिगेडियर तिवारी बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर खामोश ही रहते हैं, उनकी नजरें तो इस समय बस सामने के दृश्य पर ही गड़ी हुई होती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक लग्जूरियस बार के शानदार प्राइवेट रूम में एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 25-26 वर्ष रही होगी और जिसने रेड कलर की वन पीस ड्रेस जिसमें उसका एक पैर पूरा खुला हुआ था, क्रॉस लेग करके बैठी हुई थी। इस समय उसके दूध जैसे सफेद रंग के पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी मूर्तिकार ने बहुत इत्मीनान से उसके सुंदर पैरों को गढ़ा हो। यह सुंदर पैर देखने में इस समय जितने आकर्षक लग रहे हैं, पता नहीं कितने ताकतवर और अहंकारी लोगों का घमंड कुचल चुके हैं। दरअसल सोफे पर बैठी है लड़की और कोई नहीं, दिल्ली की मशहूर क्वीन है। इसके बारे में कहा जाता है, जब इसके पैर किसी को कुचलने पर आते हैं तो दुश्मन अपनी किस्मत कोसता रह जाता है। 25 वर्षीय यह लड़की क्वीन, जो अपनी खूबसूरती, तेज दिमाग और खतरनाक व्यक्तित्व के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड में जानी जाती है, कि हल्की सी टेढ़ी मुस्कान और आंखों में झलकती निडरता बड़े बड़े लोगों तक को खौफ में डालने के लिए पर्याप्त है। रेड वाइन का एक सिप लेकर क्वीन जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, अचानक डोर पर नोक की आवाज सुनकर होश में वापस आ जाती है। कम इन। क्वीन रेड वाइन के गिलास को टेबल पर रखकर सोफे पर लेटते हुए कहती है। काले फॉर्मल सूट में एक व्यक्ति जिसकी हाइट लगभग 6 फीट 3 इंच होगी कमरे में प्रवेश करता है। देखने में किसी को खूंखार बीस्ट की तरह दिखने वाला यह शख्स, जिसके पास से हमेशा ही हल्का सा हत्या का इरादा निकलता रहता था, के माथे पर पसीना और हल्के कांपते हुए पैरों से उसके डर का पता साफ साफ चल रहा होता है। सॉरी बॉस। अंदर आया हुआ खतरनाक व्यक्ति जिसका नाम मोंटी था, थोड़ा घबराते हुए नजरें झुकाकर सोफे पर लेटी हुई क्वीन से कहता है। क्या हुआ?
क्वीन उबासी लेते हुए सवाल करती है। इस समय उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही लड़की है जो आधी से अधिक दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर राज करती है और जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े गुंडे मवालियों तक की पैंट गीली हो जाती है। क्वीन का सवाल सुनकर मोंटी तुरंत जो कुछ भी बताने आया था बताने लगता है, क्योंकि वह यह बात साफ साफ जानता था कि उसने क्वीन का यह जरूरी समय जिसमें क्वीन अक्सर अकेले रहना पसंद करती थी को खराब कर दिया है। मोंटी की पूरी बात सुनकर क्वीन, जो इस समय केयरफ्री एटीट्यूड में दिख रही थी, की आंखें अचानक छोटी हो जाती हैं, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा सामान्य भी हो जाता है। मोंटी, जिसने सारी बातें बता दी थी, क्वीन से इजाजत लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन जो क्वीन ने ही उससे करने के लिए कहा था के लिए निकल जाता है। मोंटी के जाने के बाद क्वीन, जो इस समय सोफे पर सडक्टिव अंदाज में लेटी हुई थी और जिसे देखकर दुनिया का कोई भी मर्द इस समय अपनी लार टपक देता, अचानक खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस समय क्वीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई खूबसूरत एक्ट्रेस किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हो। दत्ता फैमिली, विक्की दत्ता, धीरे से क्वीन बस इतना ही कहती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कहीं दूसरी तरफ उस ब्लैक पैंथर ने पूरी भीड़ की ऐसी की तैसी कर दी थी। अब तक वहां पर मौजूद आधे से अधिक जवान घायल हो चुके थे, कुछ को तो गंभीर चोटें भी आई थी। राज, तू भाग यहाँ से, मैं तब तक इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, एक आर्मी ऑफिसर अपने घायल दोस्त को जमीन से उठाते हुए उससे कहता है। वही वह आर्मी ऑफिसर जिसका नाम राजू था, जब अपने दोस्त की ऐसी बात सुनता है तो मुस्कुराते हुए अपने मुंह के कोने से खून साफ करता है और उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, भाई है तू मेरा, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि सामने खड़ा ब्लैक पैंथर कितना मजबूत और ताकतवर है? तूने सोच भी कैसे लिया कि तुझे छोड़कर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा? वही वह ऑफिसर जिसने राजू को भागने के लिए कहा था ऑलरेडी जानता था कि उसका सामने खड़े ब्लैक पैंथर से कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी अपने जिगरी दोस्त को बचाने के लिए वह खुद आगे आ गया था। वह सोल्जर जब अपने जिगरी दोस्त राजू की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर अपने आप एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वही बिल्डिंग पर खड़े ब्रिगेडियर मनोज तिवारी का पेशेंस अब जवाब देने लगा था। सर, मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं अब तक चुप हूं, लेकिन इसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ब्रिगेडियर मनोज तिवारी ने उस बूढ़े व्यक्ति से इतना कहा ही था कि तभी बूढ़े व्यक्ति के अचानक बदले हुए अचरज वाले भागों को देखकर उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह भी उन्हीं की तरह सामने की दिशा में अपना सिर घुमाकर देखने लगते हैं। अभी ब्रिगेडियर मनोज तिवारी ने अपना सिर उस ओर घुमाया ही था कि तभी अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे ले लेते हैं। अब आगे क्या होगा? क्यों बदल गए भाव बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर? क्यों बूढ़ा व्यक्ति इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नहीं कर रहा है हस्तक्षेप? क्या बताने आया था मोंटी क्वीन को? क्या इन्वेस्टिगेशन करने गया है मोंटी क्वीन के कहने पर? क्या है क्वीन का कनेक्शन दत्त फैमिली के विकी दत्त से? कैसे बचेंगे वह सभी आर्मी ऑफिसर उस खतरनाक ब्लैक पैंथर से? कौन है वह 3 लोग जो उस ब्लैक पैंथर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ द हेवनली मार्शल जीनियस।